Yes, sir. Not to put तो देखिए, है तो मॉडर्न हिस्ट्री, सामाजिक धार्मिक आंदोलन आपका टॉपिक है। अब आप ये सोचिए कि ये जो टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, आखिर इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? सामाजिक है ना, फिर क्या है धार्मिक आंदोलन। आखिर इसको ये जो टॉपिक है या 18वीं शताब्दी का टॉपिक है, तो आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वैसे हिस्ट्री में पहले एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न आता है। क्योंकि मॉडर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक जब आ गया सामाजिक धार्मिक आंदोलन, तो इतिहास तो और पहले भी घटना घटी है। प्राचीन इतिहास हो चुका है, मध्यकालीन इतिहास भी बीत चुका है। जब हम इस टॉपिक पे आते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे समाज में इस समय क्या व्यवस्था है कि जिसके लिए ये आंदोलन चलाना पड़ा। ठीक है, ऐसी धार्मिक क्या व्यवस्था थी कि जिसके लिए विद्वानों को ये व्यवस्था यानी ये आंदोलन चलाने की आवश्यकता पड़ी। तो आप लोग पहले बताइए, एक सेकंड बताइए, तो हम थोड़ा फिर परखते हैं ना कि क्या आप लोग जानते हैं कि सामाजिक चीज क्या होती है। आखिर कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी जिसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ती है? सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए और जो वहाँ पर अलगाव का भाव रहता था उसको एकत्र करने के लिए ये सामाजिक आप कह रहे हैं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो अलगाव की भावना रहती है, तो कौन सी भावना रहती है? जैसे कि सती प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, और ऐसे इस्लाम में भी कुछ ऐसे भी प्रथा। ठीक, देखिए और सही बताया, समाज में बहुत सी अच्छी चीजें भी होती हैं, बहुत सी खराब भी चीजें होती हैं। ठीक है, जब इस समय हम लोग आते हैं, ये जो आंदोलन शुरुआत होती है 18वीं और 19वीं शताब्दी में, तो समाज में बहुत सी समस्याएं आ गई थी। ठीक है, जैसे समाज में कौन कौन सी समस्याएं आ गई थी। देखिए, अगर हम क्रम से देखें इतिहास में कि उस समय समाज में क्या क्या वातावरण फैला था, तो देखिए बहुविवाह, बहुविवाह ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि यानी महिलाओं का या पुरुषों का कई साल विवाह हो सकता था, इसमें कोई रोक टोक नहीं थी। बाल विवाह, बाल विवाह यानी एक निर्धारित नहीं थी, किसी भी बच्चे की शादी हो सकती है। आज तो निर्धारित है ना, आज कितना है 21 वर्ष, 21 वर्ष है ना, लेकिन पहले नहीं निर्धारित थी। पहले क्या था कि किसी भी एज में शादी विवाह कर सकते थे, तो ये प्रथा चली आ रही थी। आपका बाल विवाह चला आ रहा था, बहु विवाह, बाल विवाह, ठीक है, पर्दा प्रथा, शिशुवध, ये सामाजिक समस्याएं चली आ रही थी। ठीक है, तो ये जो सामाजिक समस्याएं ये चली आ रही थी, इसी प्रकार धार्मिक समस्याएं भी चली आ रही थी। समाज बहुत रूढ़िवाद हो गया था, बहुत ज्यादा रूढ़िवाद हो गया था। ठीक है, अपने अपने लोग विचारधारा ले रहे थे। मूर्तिवाद, कुछ लोग जो है मूर्ति पूजा पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, कुछ एकेश्वरवाद पे बहुत विश्वास करते थे। तो ये समाज उस समय बहुत ज्यादा, अब आप लोग ये सोचिए कि ये प्रथा हजारों साल से चली आ रही थी, हजारों साल से चली आ रही थी। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वैदिक काल पढ़ेंगे, अभी तो आगे पढ़ना है आपको, जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ ये बहु विवाह प्रथा हो जाती है। वैदिक काल के बाद ये बाल विवाह आ जाता है, और फिर जब आक्रमण होता है, बाल आक्रमण होता है, मुस्लिम आक्रमण आता है, तो ये पर्दा प्रथा जन्म ले लेती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हजारों साल से ये प्रथा चली आ रही थी, हमारे समाज में विद्यमान थी। तो
इस प्रथा को दूर करने के लिए तब तक कोई नहीं आया, हजारों साल हुआ, हजारों साल से हो गए। लेकिन जब हम कहते हैं कि 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी मतलब कितना, 1700 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में ऐसे विद्वान हुए, ऐसे मध्यम वर्गीय समाज आया जिन्होंने इस प्रथा को दूर करने के लिए आगे बढ़े। और इनको सहायता किसने दी, किसने सहायता किया? ब्रिटिश सरकार ने सहायता दी। जो भी कानून बनाया गया, ये सामाजिक आंदोलन जो रोका गया, ये कानून बना के रोका गया। ठीक है, ये कानून तो उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उनके सहयोग से ही काम, क्योंकि सरकार तो ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि उस समय गुलामी थी, अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। तो जिन्होंने भी ये कदम उठाया उनको अंग्रेजों की सहारा लेना पड़ा, यानी अंग्रेजी सरकार का क्या लेना पड़ा, सहारा लेना पड़ा। तो इस आंदोलन को इसीलिए कहते हैं सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन इसलिए कहते हैं कि बहुदेववाद था, कोई लोग, सबकी विचारधारा अलग थी। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं, एकेश्वरवाद में विचार करते थे, कोई निर्गुण था, कोई सगुण था। तो धर्म में भी बहुत ज़्यादा क्या है, रूढ़िवादिता आ गई थी कि धर्म के अनुसार ही काम किया जाएगा। तो धार्मिक आंदोलन भी हुआ, लोगों को ये बताया गया कि जैसे एक बहुत लोग हम एक ऐसे कहते हैं, इस धार्मिक आंदोलन को ऐसे लेते हैं, हम कहते हैं मूर्ति पूजा। ठीक है, ये उस समय विद्वान थी कि लोग मूर्ति पूजा में बहुत विद्वान थे, बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। तो जब ये आंदोलन चलाया गया तो जैसे मान लीजिए मंदिर है, हम लोग जाते भी हैं और मूर्ति देखते हैं तो ठीक है, आराधना पूजा करते हैं ना, लेकिन जब मंदिर नहीं जाते, जब मूर्ति सामने नहीं होती है, तब कैसे पूजा करते हैं? तब भी ईश्वर है कि नहीं? इस समय है, मान लीजिए इस समय हम लोग अगर ईश्वर को याद कर रहे हैं तो क्या मूर्ति है सामने? नहीं। तो कई विद्वानों ने इसी में धार्मिक अपना एक रेवल्यूशन दिया, अपना सिद्धांत दिया कि ईश्वर मूर्ति के रूप में तो बहुत लोग मानते ही हैं, एक ईश्वरवाद की पूजा की और निर्गुण की भी बात कही। उस समय निर्गुण की भी बात कही, यानी हमारे अंतर में भी, यानी हमारे अंदर भी ईश्वर विद्यमान है। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ ये 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और ये आंदोलन शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो बंगाल के एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। आपने सुना होगा राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय बंगाल में रहते थे और वो एक क्लर की नौकरी करते थे। उनका इतिहास ये है कि वो अंग्रेज़ों के साथ रहते थे, तो उनको भाषा का, उन्होंने कई भाषा का ज्ञान भी प्राप्त किया, कई भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने फारसी, अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, कई भाषा के वो ज्ञाता थे। तो उन्होंने शुरुआत किया, उन्होंने सबसे कंसंट्रेशन बनाई जी। देखिए उन्होंने शुरुआत किया, उन्होंने क्या शुरुआत किया, उन्होंने एक किताब लिख डाली उस समय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने एक किताब लिखी पहले। उस किताब का नाम था एकेश्वरवादियों का उपहार। उस समय देखिए समाज में बहुदेव, आज भी देखिए बहुदेवता की पूजा होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजा राम मोहन राय ने ये सिद्धांत दे दिया कि हम लोग जो अलग अलग देवता की पूजा करते हैं वो सभी वास्तव में एक ही देवता है। तो जब उन्होंने एक किताब लिख दी 1809 ईस्वी में, तो उनके पिताजी उनसे मतभेद हो गया और उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो राजा राम मोहन राय जब बाहर निकले तब उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आज क्या है, आज आपके पास संदेश देने का माध्यम तो बहुत चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन उस समय क्या था, उस समय क्या था, अब वो कैसे बताते, समाज को कैसे बताते, आपको कोई सूचना कैसे मिलती है, अभी कैसे मिलती है, अभी तो ठीक है डिजिटल है, मोबाइल है आपके पास, व्हाट्सएप है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं थी
तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे जानकारी ले सकता था? लिखित अखबार से। उस समय अखबार की वही स्थिति थी जैसे आज कंप्यूटर और इंटरनेट का है, मोबाइल का है, लैपटॉप का है। वही उसी समय अगर कोई किताब लिख देता था या कोई पत्रिका लिखता था तो उतना ही क्या कहते हैं पॉपुलर। तो वैसा ही काम किया राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किताबें लिखना शुरू किया। उन्होंने क्या कहते हैं पहले एक किताब लिखी, फिर दूसरा उन्होंने 1814 में एक समाज की स्थापना की, फिर 1828 में भी उन्होंने, अभी हम आपको लेक्चर दे रहे हैं लिखवा रहे हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए। देखिए इतिहास में लिखाना तो हम लिखा देंगे, लेकिन हमको भी ये जानना चाहिए कि आप लोग अपनी मेमोरी में लेक्चर अगर आप समझ रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बार बार ये चीज़ है कि आप जो हमारा, और जिसको नहीं क्लियर समझ में आएगा वो पूछ भी सकता है, वो हम बाद में समझ देंगे, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। इतिहास रट के और नहीं पढ़ा जा सकता है, मैं हम बार बार कह रहे हैं। तो आप हमारा जो भी आप सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने शुरुआत की, इसीलिए उनको सामाजिक आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है। उन्होंने ही शुरुआत कर दी। तो उन्होंने अंग्रेज़ों, चूँकि वो खुद पढ़े लिखे, उस समाज में पढ़ा लिखा होना बहुत बड़ी बात थी, वो कई भाषा के जानकार थे, तो उन्होंने किताबें लिखना शुरू किया जो है, और एक समाज उन्होंने देखा कि हम क्या, बाद में उन्होंने एक समाज की स्थापना किया, ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की 1828 में। उन्होंने एक समाज की स्थापना कर दी जिसका नाम था ब्रह्म समाज। अब आप लोग बताइए, कौन बताएगा ब्रह्म मतलब क्या होता है? ब्रह्म जो रचयिता होता है, रचनाकार। ब्रह्म मतलब जो रचयिता, रचनाकार। तो जो कवि होता है वो क्या होता है? वो भी यानी कवि और ब्रह्म एक ही है। मतलब जो हर जगह विद्यमान, ब्रह्म सर हर जगह जो विद्यमान है, हर जगह जो विद्यमान विद्यमान है। तो हर जगह कौन विद्यमान रहता है? ईश्वर। ठीक है, हर जगह ईश्वर। वही ये देखिए, आप एक सेकंड में एक क्वेश्चन है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने मान लीजिए की, लेकिन आप ये थोड़ी देर भी ये सोचिए कि आखिर ये ब्रह्म क्या है? समाज उन्होंने क्या बनाया? ब्रह्म उन्होंने ईश्वर के बारे में बताया। उन्होंने एक समाज बनाया, उन्होंने बताया कि हमारे अंदर भी ब्रह्म है, हमारे अंदर भी देवता है। तो उन्होंने एक समाज बनाया, लोगों को एक, जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही वो मोहल्ले में कई लोगों को, पढ़े लिखे लोगों का एक संघ बुलाते थे और लोगों को बताते थे, क्योंकि खुद ज्ञानी हो चुके थे। जैसे महात्मा बुद्ध जब ज्ञान ले लिया तभी ना ज्ञान दिया, तो वैसे ही राजा राम मोहन राय को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। तो वैसे ही उन्होंने एक संगठन स्थापना किया, ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ये बंगाल में ही उस समय, चूँकि कलकत्ता में वो रहते थे, तो वहीं के लोगों को बुला के उन्होंने शिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि समाज में फैलाइए कि ईश्वर के बारे में जानकारी सबको फैलाइए, तभी वो समझेंगे, यानी आप रूढ़िवादी मत बनिए। तब इसीलिए उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के बाद इनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है 1829 में, सती प्रथा। यस सर। ठीक है, सती प्रथा। उस समय सती प्रथा बहुत ज़्यादा व्याप्त था। और सती प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? हाँ, इतिहास में कम मिलता है सती प्रथा। वेदों के बाद। वेदों के बाद। ये तो बहुत आसान है कि वेदों के बाद, वो तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं रहेगा कभी भी। आपको इतना आसान ऑप्शन कोई नहीं देगा कि वेदों के बाद। काल बताइए, किसी काल में हम ऑप्शन दें? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, सातवाहन काल, किसमें सती प्रथा का पहला लिखित उल्लेख मिलता है? गुप्त काल में। सबसे पहले जो लिखित साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का, वो गुप्त काल में मिलता है 510 ईस्वी में, जब भानुगुप्त का एक सैनिक होता था गोपराज,
उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी जो है चिता में जल जाती है। यही पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से ये मिला है। ठीक है, ये सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद ये सती प्रथा भारत में व्यापक रूप से फैलने लगती है, व्यापक रूप से सती प्रथा फैलने लगती है। जी सर वो अपने आप से चली थी, उसको जलाया गया। जी, वो अपने आप से वो अपने सैनिकों का युद्ध हुआ, उसको जलाया जा रहा था। लेकिन बाद में जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहले तो स्वतः ही हो गया ये क्रिया, बाद में जब ये प्रथा फैल गई, तो ये जबरन जलाने लगे, जबरन जलाने लगे, तभी तो ये को प्रथा हो गई थी। तो जब राजा राम मोहन राय ने ये देखा तो ये तो समाज में बहुत विकृत फैल रहा है, तब उन्होंने शुरुआत की। और उस समय देखिए, कोई चीज हमारे देश में जब दूर होता है, जब उसका एक्ट कानून पास होता है, तब उन्होंने 1829 में, उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्हीं की सहायता से एक एक्ट पारित करवाया 17। उस एक्ट के माध्यम से भारत में सती प्रथा समाप्त कर दिया गया। यानी अगर कोई ये करता है तो वो अब दंड होगा। यही सती प्रथा जोहर प्रथा के नाम से भी जाना जाता था, जो राजपूत काल में फैल गया था। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। उन्हीं को सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जननायक कहते हैं। अब आप लोग को हम थोड़ा सा नोट करा देते हैं। राजा राम मोहन राय, देख लीजिए, राजा राम मोहन राय, तो नोट कर लीजिए, राजा राम मोहन राय अठारहवीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दी, अठारहवीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत थे। उनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल महदीन था। अर्थात एकेश्वरवादी वादियों के लिए उपहार। देखिए, पहला इन्होंने ये लिखा, इसके बाद 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की।
1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। इसको 1815 कर लीजिएगा आप, 14 नहीं 15 कर लीजिएगा इसको। 1815 कर लीजिए इसको। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पत्रिका लंदन में प्रकाशित की। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पत्रिका लंदन में प्रकाशित की। देखिए, अपने धर्म के बारे में तो राजा राम मोहन राय लिखते ही थे, हिंदू धर्म में तो लिखते ही थे। अब उन्होंने एक पत्रिका ईसाई धर्म में लिख दी। इन्होंने जब ये पत्रिका लिखा तो इनका अंग्रेजों ने विरोध करने लगे। कोई बता सकता है कि उनका विरोध क्यों हुआ? ये पढ़ा है, अंग्रेजी धर्म में हस्तक्षेप कर दिए थे। क्या चीज? अंग्रेजी धर्म में हस्तक्षेप कर दिए थे। नहीं तो क्या हस्तक्षेप किए थे? अब उनके जो कुप्रथाएं होंगी उनको सुधारने के लिए। नहीं तो कौन सी ऐसी चीज लिख दी है? जैसे कि उसमें कुप्रथा तो कई चीज होती है ना, यस सर। है तो ऐसी कौन सी चीज उन्होंने लिख दिया कि जो है ईसाई के अंग्रेज लोग भी उनके खिलाफ हो गए? अभी तक तो वो अंग्रेजों से सहायता ले रहे थे। हिंदू धर्म में भी वो बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध तो किया, ठीक है, लेकिन एक किताब उन्होंने जब लंदन में प्रकाशित की तो अंग्रेज लोग भी उनके खिलाफ हो गए, ठीक है। उसमें उन्होंने ईसा मसीह के जन्म के बारे में, ईसा मसीह के जन्म के बारे में ये माना जाता है कि वो भी ईश्वर ने उनको जन्म दिया है, वो ईश्वर के समतुल्य है। तो उन्होंने इस पत्रिका में लिख दिया कि ईसा मसीह भी एक मानव है, उनको ईश्वर के तरह खिलाफ, मतलब ईश्वर की तरह ख्याति ना दिया जाए। ये उन्होंने जब ये शब्द लिखा तो उनका विरोध होने लगा। अंग्रेज जो वहाँ के धार्मिक लोग थे वो विरोध करने लगे। तो ये 1820 ईस्वी में एक क्वेश्चन आ चुका है कि ईसाई के ऊपर अपना विचार उन्होंने किस किताब में या किस पत्रिका में लिखा हुआ है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में। 1800 लिख लीजिए, 1825 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1800 एक और लिख लीजिए, 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से, डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। देखिए, जो ये हिंदू कॉलेज, नाम हिंदू कॉलेज था, लेकिन यहाँ पढ़ाई पूरी अंग्रेजी पढ़ाई की जाती थी। तो उस समय भारत में लोगों को, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, वैसे लोग इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते थे।
अंग्रेज तो यहाँ आ गए थे, अंग्रेज तो यहाँ शासन करते थे, लेकिन लोगों को समस्या थी उनका, वो कैसे समझते। भारत लोग में ज़्यादातर धार्मिक पढ़ाई होती थी उस समय ज़्यादातर। अब तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब लोग पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ये शुरुआत कैसे होती है? ये शुरुआत यहीं से होती है जब कलकत्ता में एक कॉलेज स्थापित होता है 1817 में, हिंदू कॉलेज। उसके पहले एक और व्यक्ति थे, आप लोगों ने उनको सुना होगा, कौन? एक अंग्रेज था। उसने सोचा कि भारतीयों को ज्ञान कैसे दिया जाए। भारतीय लोग तो धर्म की रामायण, महाभारत, गीता या मुस्लिम लोग कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनको ये साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें कैसे बताया जाए, हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाए। हम ना आज आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वैसे वो लोग कैसे जाते थे, दुनिया के बारे में कैसे समझेंगे। जब अगर आपको नहीं बताया जाएगा कोई चीज़ तो आप लोग कैसे समझेंगे। तो ये समस्या थी ना। आज तो आप लोग सोचिए 200-150 साल इस क्लास में बैठे हुए हैं। उस समय का सोचिए, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब समाज पर्दा प्रथा था, महिलाएं निकल नहीं सकती थी, पुरुष को कोई ज्ञान नहीं था, महिलाओं को तो बहुत बाद में ज्ञान मिला। तब उस समाज में कैसे लोग हो, तब ये प्रयास किया गया कि कैसे। तो पहले तो 1784 ईस्वी में आपने सुना होगा, सर विलियम जोन्स, सुना है नाम का? 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की सर विलियम जोन्स ने। उन्होंने सोचा कि एशिया में जो लोग ये लोग रहते हैं उनको ज्ञान मिलना चाहिए, उनको जानकारी मिलना चाहिए, ठीक है। तब उन्होंने बंगाल में ये स्थापना की। उस समय पढ़ाया गया, ज्योग्राफी पढ़ाई गई, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाया गया, यानी धर्म से हट के उनको ज्ञान दिया गया। तो ये शुरुआत की। इसके बाद 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। फिर 1825 में हमने बताया वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1825 में स्थापित हुआ। 1828 में हमने आपको बताया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय। 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत सती प्रथा का बंगाल में अंत कर दिया गया, अंत कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। अंत कर दिया गया 1830 ईस्वी में पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। ईस्वी में पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। लिख दीजिए, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसको मिटा दें, हाँ लिख लीजिए। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब राजा राम मोहन राय बहुत चर्चित थे, उनके बारे में बता दें आपको। जो पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके विदेश गए थे, ठीक है, उनको भेजा गया यहाँ से
प्रिवी काउंसिल वहाँ होती थी, लंदन में बैठती थी। जैसे यहाँ पे न्यायालय कैसे है, भारत में न्यायालय का क्या समीकरण है? यहाँ पे जिला हैं? जिला फिर उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय। कहाँ पे है उच्चतम न्यायालय? अंग्रेजों के समय में क्या व्यवस्था थी? जब अंग्रेज शासन प्रांतीय करते उच्च थे न्यायालय था हमारे समय का, तो उच्चतम न्यायालय। वहाँ पे क्या था? कलेक्टर को कुछ दिए गए थे अधिकार। नहीं, वहाँ भी न्यायालय अंग्रेजों ने ही बनाया गया Yes, है। sir. तो वहाँ क्या थी? पहले कलकत्ता में उच्च न्यायालय था, Yes, sir. उसके नीचे जिले में भी अदालत थे, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के ऊपर कहाँ पे न्यायालय था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड कौन जा पाएगा? तो इंग्लैंड में जो न्यायालय था उसको बोलते थे प्रिवी काउंसिल, और वहाँ पे राजा या महारानी जो होती थी वो बैठती थी, वहाँ पर उनका शासन होता था, यानी वो निर्णय करती थी। तो राजा राम मोहन राय को जब ये एक्ट बना था तो ये एक्ट प्रिवी काउंसिल गया था वहाँ पर, मतलब यहाँ के गवर्नर जनरल ने वहाँ भेज दिया था। ठीक है, कैसे राष्ट्रपति मान लीजिए कोई को भेजते हैं, वैसे यहाँ से कि गवर्नर जनरल ने वहाँ भेज दिया, तब राजा राम मोहन राय को वहाँ पर भेजा गया था। राजा राम मोहन राय को उस समय के जो मुगल शासक थे अकबर द्वितीय, उन्होंने ही उनको भेजा था, और जब वो लौट कर आए थे पहली बार तो उनको राजा की उपाधि दी थी। लिख लीजिए 1800, लिख लीजिए मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को 1830 ईस्वी में राजा की उपाधि प्रदान की थी। राजा की उपाधि प्रदान की थी। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मृत्यु हो जाती है, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो देखिए, ये थे राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया कि इन्होंने सामाजिक आंदोलन, समाज बदलाव के लिए इन्होंने समाज की भी स्थापना की, कई पुस्तकें इन्होंने लिखी। ठीक है, इनकी एक बहुत फेमस पत्रिका थी मिरातुल अखबार, लिख लीजिए। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। अब देखिए, इन्होंने तो एक समाज स्थापना कर दिया 1828 में, हमने आपको बताया ब्रह्म समाज उन्होंने चल, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये ब्रह्म समाज का नेतृत्व इनके आगे कौन करता है? देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुत सही, देखिए मालूम है, देवेंद्रनाथ टैगोर इनका नेतृत्व करते हैं, जो ब्रह्म समाज उन्होंने बनाया था। तो क्यों बनाया था ब्रह्म समाज? हाँ बताइए, क्यों बता रहे हैं? समाज को सुधारने के लिए और उनमें छुपी कुरीतियों को दूर आप करने के बताइए, लिए। हम पूछेंगे नहीं बीच बीच से।
सती प्रथा को दूर करने के लिए नहीं, ब्रह्म मतलब होता है ईश्वर का ज्ञान देने के लिए कि आप ईश्वर को मानिए, रूढ़वादी मत मानिए। अगर आप हमसे कहें कि हम मंदिर में आएंगे कभी पूजा करेंगे तो ये सही है? तो वही समझाने के लिए, ठीक है। तो एक समाज स्थापना किया। अब कौन जुड़ा था? क्या बताया? कौन जुड़ा था? देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए हम जो टॉपिक बताएंगे आपका अगले दिन हम क्वेश्चन बना के लाएंगे, हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, सिर्फ ध्यान से पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस जो पढ़ाए उसी पे क्वेश्चन हम पूछेंगे। अगला जैसे कल आना है ना, तो हम 5 क्वेश्चन में या 10 क्वेश्चन जो भी हम आएंगे तो पहले उसी पे पूछेंगे। तो इसलिए आपको जो कंफ्यूजन है वो पूछ लीजिएगा। तो आपको ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व 1829 के बाद यानी 33 के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर आ गए। 1800, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी ब्रह्म समाज से मिलता जुलता उन्होंने भी एक चीज बनाया, तत्वबोधिनी सभा। लिख लीजिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा। देखिए ये भी जैसे ब्रह्म को ईश्वर बोलते हैं वैसे ही तत्व को भी ईश्वर बोलते हैं, ठीक है। तत्व मतलब हो गया ईश्वर और बोध मतलब हो गया ज्ञान, ठीक है। तो उन्होंने भी एक सभा बना दिया, जैसे राजा राममोहन राय ने बनाया वैसे ही उन्होंने भी बना दिया तत्वबोधिनी। अब वो कह रहे हैं तत्व ईश्वर का ज्ञान, उन्होंने भी सभा बना दिया है। और सभा बना के लोग आने लगे, उनको ज्ञान देने लगे। देखिए आंदोलन तभी, हम जब धार्मिक रूप से रूढ़वादिता नहीं रहेगी तभी आंदोलन होगा। उन्होंने देखा उस समय कि जो है धर्म से लोग बहुत जुड़ाव था, तो पहले धर्म में भी रूढ़वादिता जो होती है उसको समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए उन्होंने पहले ईश्वर की व्याख्या करना शुरू किया इन लोगों ने, तब ना समाज सही होगा, ठीक है। तभी होगा। जैसे मान लीजिए हम क्लास आ रहे हैं और हमारे मन में ये रहे कि नहीं हम पहले मंदिर जाएंगे तभी क्लास पढ़ाने आएंगे, एक बात हम आपसे कहते हैं, तो ये तो रूढ़वादिता हो जाएगी ना कि हम वहां जाएंगे तो यहाँ आएंगे। तो ये रूढ़वादिता दूर करने के लिए पहले क्या क्या सुधार किया गया? धर्म में सुधार किया गया। तो 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में। लिख लीजिए, देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में आचार्य की पदवी दे दी गई। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में आचार्य की पदवी दी गई। देखिए इन लोगों ने तो सिर्फ बंगाल में स्थापना किया, राजा राममोहन राय ने थे। केशव चंद्र सेन क्या किए, इस समाज को और आगे बढ़ाने लगे। अब ये पश्चिम में चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, दक्षिण में चले गए, मद्रास चले गए, उत्तर भारत में चले गए यानी उत्तर प्रदेश में चले गए। इन्होंने इस समाज को चारों तरफ फैलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है केशव चंद्र सेन को। लिख लीजिए, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैलाने का कार्य किया। ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन ने
ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैलाने का कार्य किया और उसका नया नाम आदि ब्रह्म समाज रखा। उसका नया नाम आदि ब्रह्म समाज रखा। आदि ब्रह्म समाज रखा। उसका नया नाम आदि ब्रह्म समाज रखा, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। जिसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। अब देखिए, केशव चंद आ गए, जुड़ गए। उन्होंने भारत में इस समाज के बारे, ब्रह्म के बारे में ज्ञान दिया गया। उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थब्रो, ठीक है। उन्होंने क्या कहते हैं, एक विवाह एक्ट, पहला विवाह एक्ट उन्होंने पारित करवाया 1872 ईस्वी में, जिसको कहते हैं ब्रह्म विवाह अधिनियम। लिख लीजिए, केशव चंद सेन के प्रयास से 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ। ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हो गया, जिसमें 12 वर्ष से कम में महिलाओं के विवाह पर रोक लगाई गई। 12 वर्ष से कम में, सॉरी 12 नहीं 14 करिएगा, हमारे मुँह से 12 निकल गया, मैं बार बार वही सोच रहा हूँ, 12 कैसे 14। अब देखिए, पहला, अभी तक तो एक्ट है ही शादी का, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे केशव चंद सेन, जिन्होंने एक विवाह एक्ट अंग्रेज सरकार से पारित करवा दिया कि 14 वर्ष से कम लड़कियों का विवाह उस पर गैर कानूनी, लेकिन खुद ही बनवाए और खुद ही गलती कर दी है। अपनी लड़की का विवाह उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में कर दिया। कूच बिहार के एक राजा थे, उन्हीं से अपने लड़की का विवाह उन्होंने 12 वर्ष में कर दिया। तो बाकी लोग जो समाज में उस समय थे, भारतीय ब्रह्म समाज में, उन्होंने सोचा कि आप ही ये कानून बनवा रहे हैं और आप ही ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको इस समाज से हटा दिया गया, इनको बाहर दिखा दिया गया। इनको जो आचार्य की पदवी मिली हुई थी, इनको उससे क्या कर दिया गया? क्यों कर दिया गया? क्यों? अपनी लड़की का कम उम्र में विवाह करवा दिया। आप एक्ट पारित करवा रहे हैं, अंग्रेज सरकार से सहयोग करके आपने बनाया, समाज में एक्ट बनवा दिया, लेकिन खुद गलती करने के कारण उन्होंने जो समाज की स्थापना की थी, भारतीय ब्रह्म समाज, उसी से उनको आचार्य की जो पदवी थी वहां से इनको निकाल दिया गया। तो ये केशव चंद सेन, बाकी इन्होंने एक ही गलती की, बाकी उन्होंने समाज, उनका योगदान ये था कि उन्होंने उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत, वहाँ पर पूरा ये जो ब्रह्म समाज था उसकी कई शाखाएं की स्थापना करवाई और कई जगह प्रचार प्रसार भी कराया। इन्हीं के प्रयास से ही दक्षिण भारत में भी एक समाज स्थापना होता है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, उसको कहते हैं वेद समाज। लिख लीजिए, केशव चंद सेन की प्रेरणा से, केशव चंद सेन की प्रेरणा से 1864 में
1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। श्री धरालू नायडू थे। श्री धरालू नायडू थे। देखिए, जो चीज कलकत्ता बंगाल में जिस समाज की स्थापना हुई, वही चीज दक्षिण भारत भी पहुंच गया। ठीक है, वहां भी स्थापना हो गई और वही चीज कि समाज में कुरीतियां ना रहे। अब इन्हीं के प्रयास से ही महाराष्ट्र में भी थोड़ा बात आप जो है ये प्रार्थना समाचार छोड़ दीजिए। एक मिनट आप इसको बंद करिए, एक सेकंड बंद कर दे सर। हाँ, एक सेकंड बंद करिए। ये किताब आप, तो हम क्या बता रहे थे, कहाँ पे? दक्षिण भारत में, मद्रास में। अब इन्हीं के प्रयास से पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र में, लिख लीजिए, केशव चंद्र सेन की सहायता से, केशव चंद्र सेन की सहायता से महाराष्ट्र में एक सभा की स्थापना हुई। एक सभा की स्थापना हुई जिसे परमहंस मंडली कहा जाता है। जिसे परमहंस मंडली कहा जाता है। जिसे परमहंस मंडली कहा जाता है। सर, परमहंस जी आप वो जो कट वाला है ना, आप उससे पूरा फेस क्लीन कर सकते हैं। कहाँ पे है? क्लीन नाउ लिखा है सर, क्लीन नाउ। क्लीन अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए ठीक, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, चश्मा थोड़ा सा क्योंकि, तो बार बार हम भी सोचते थे। तो देखिए, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना हुई। अब यहाँ पर जो महाराष्ट्र में हुआ, यहाँ भी क्या समस्या उस समय की थी? मूर्ति पूजा, बाल विवाह, बहु विवाह, और एक और बहुत बड़ी समस्या थी उस समय की, जो सोचता ही नहीं थे उस समाज में, वो थी विधवा विवाह। ये बहुत बड़ी समस्या थी समाज की महाराष्ट्र में। इस पे भी, इस समस्या पे भी बात हुई कि ये जो समाज में सुधार हो रहा है, तो इसमें भी। तो जब परमहंस मंडली की जब स्थापना हुई, उसके बाद एक संगठन बनता है जिसको हम कहते हैं प्रार्थना समाज। लिख लीजिए, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1867 ईस्वी में बंबई में, लिख लीजिएगा, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज में मुख्य समस्याएं, प्रार्थना समाज के अंतर्गत
मुख्य समस्याएं पर्दा प्रथा, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद आदि का दूर करना था। देखिए यहाँ पे बहुत सी समस्याएं थी। ये आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। यहाँ पे बहुत सी समस्याएं थी, जैसे पर्दा प्रथा था, बहुविवाह था, जातिवाद, ये बहुत समस्याएं थी। इस समाज में आगे चल के एक बहुत बड़े विद्वान जुड़ते हैं जिनका नाम था महागोविंद रनाडे। लिख लीजिए, इसको मिटा दिया। महागोविंद रनाडे, महागोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। महागोविंद रनाडे ने अब देखिए, महागोविंद रनाडे जब जुड़ गए तो उन्होंने लोगों को पहले तो पढ़ाना लिखाना शुरू किया, ठीक है। अब वो सोचते थे कि इतना आसानी तो है नहीं कि समाज में तुरंत बदलाव आ जाए। ये बहुत आसानी बात नहीं थी कि इस समय शुरुआत तो कर दी, लेकिन कोई भी काम किसी को किया जा सकता है तो अपना शिक्षा देके अपनी बात को पहले बताया जाता है, तार्किक रूप से सिद्ध करके कहा जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने भी सोचा कि एक संगठन बनाया जाए, एक संगठन की स्थापना। तो 1884 ईस्वी में इन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसको कहते हैं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। नाम सुना है कि नहीं? ये बहुत क्वेश्चन आता है, अक्सर आएगा ISPCS में कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की। ये 1884 ईस्वी में महागोविंद रनाडे ने। लिख लीजिए, 1884 ईस्वी में महागोविंद रनाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन तो आप लोग समझते ही होंगे ना। दक्कन मतलब है? दक्कन कौन बताएगा? पठारी भाग था, जो मध्य भारत का जो पठारी भाग है, मध्य पूर्व उत्तर भारत का, उसे दक्कन ये क्षेत्र में आया था, तो वहाँ पर दक्कन के नाम से वो क्षेत्र फेमस था उस समय। मध्य भारत? यस सर, मतलब मध्य भारत, पूर्व मध्य भारत, पश्चिम। कौन बताएगा? दक्षिणोत्तर भारत। देखिए, आप कभी भी रूढ़िवादिता क्या होती है, हम बिना तार्किक के लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, चलो ये लिख लिया, लेकिन उसका अर्थ जानना जरूरी है। लिख तो लिए नोट्स में,
लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि दक्कन क्या है, हम जानते हैं कि इन्होंने स्थापना दक्कन है। देखिए ये हम नीचे का हिस्सा इंडिया को बताते हैं ना, ठीक है। तो एक तो होता है उत्तर नॉर्थ, एक होता है दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण क्यों विभाजित है? हम साउथ कहते हैं ना, साउथ इंडिया बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, ईस्ट इंडिया बोलते हैं, वेस्ट इंडिया बोलते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि चारों कैसे बच गया, और ये आपको जानना जरूरी है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिलेशन है। आप जब ज्योग्राफी मैप से नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे? हम मान के दक्कन लगाए आप रखिए, उसमें घुमा के भी क्वेश्चन पूछ दीजिए, आप क्या कहते हैं? तो कहाँ तक उत्तर दीजिए? कहीं तक तो उत्तर भारत होगा, इंडिया का कुछ हिस्सा तो उत्तर डिवाइड किए होंगे। विंध्य पर्वत से ऊपर का, कहाँ से? विंध्य पर्वत, हाँ, विंध्याचल पर्वत या नर्मदा नदी के उत्तर भाग को हम लोग उत्तर भारत कहते हैं, ठीक है। और नर्मदा नदी जहाँ बहती है या विंध्याचल पर्वत है, उसके दक्षिण हिस्से को साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो पूरा दक्षिण मान लीजिए, चलिए ये पूरा, लेकिन जब हम दक्कन बोलते हैं तो पश्चिमी भारत का दक्षिणी हिस्सा, तो इसमें पश्चिम कौन सा है? ये कि ये एरिया दक्कन कहलाया, ठीक है। जो महाराष्ट्र से कर्नाटक कोंकण ये लेते हुए एरिया, ये क्या हो गया? तो ये अब समझ में आया। तो इसी को कहते हैं दक्कन। तो उसी के नाम से उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया 1884 ईस्वी में। इसमें इन्होंने लोगों को बताया, उन्होंने क्या, आखिर ये एजुकेशन क्या दे रहे थे? एजुकेशन वो मैप नहीं पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे थे, तब क्या पढ़ा रहे थे? लोगों को बता रहे थे कि पर्दा प्रथा नहीं करना चाहिए, लोगों को समझा रहे थे कि जाति में भेद नहीं करना चाहिए, लोगों को बता रहे थे कि सिर्फ मूर्ति पूजा पे मत करिए, लोगों को बता रहे थे कि महिलाओं को भी शिक्षा में भेजना चाहिए, लोगों को पढ़ा रहे थे कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना की, दक्कन एजुकेशन। इसलिए ये क्या कहते हैं, माँ गोविंद रनाडे का बहुत बड़ा महत्व है। उनको पश्चिमी भारत का सुकरात भी कहा जाता है उनको। किसको? माँ गोविंद रनाडे को। उन्होंने रेवोल्यूशन क्रांति ला दी, ठीक है। इसके बाद 1891 ईस्वी में उन्होंने एक और क्या कहते हैं संस्था बनाया, जिसको कहते हैं विडो रीमैरिज सोसाइटी, ठीक है। लिख लीजिए 1800, इसको मिटा दें, 1891 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन इसको हिंदी में कहते हैं विधवा, इसको कहते हैं विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की। 1891 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की। इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि महिलाएं समाज में आगे जाएं, घर से बाहर निकलें, हमेशा पर्दा प्रथा न रहे, इसके लिए एक महिला के नाम पे इन्होंने एक समाज स्थापित किया जिसका नाम था आर्य महिला समाज।
आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य महिला समाज की स्थापना की है इन्होंने। इसमें आर्य क्यों जोड़ा, कौन बताएगा? इसमें से देखिए कौन बताता है कि इन्होंने आर्य क्यों जोड़ा। आर्य महिला समाज क्यों लिखा है उन्होंने? कौन बताएगा? हाँ? राजा राम मोहन राय ने जो समाज बनाया था जी, उसी से संबंध आया। नहीं, हमारा इतना सा क्वेश्चन है, महिला समाज भी तो लिख सकते थे, तो उसके आगे आर्य महिला समाज को। आर्य कभी सुना है? यस सर। आर्य जो होते थे वो अगुआ जैसे कहते हैं नहीं कि ये हमारे आर्य हैं बड़े। आर्य के बाद आर्य को अगुआ कहते थे, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ इसीलिए जोड़ा कि कोई और लॉजिक है। अभी आपसे इंटरव्यू पूछ लिया जाए, यही ऐसे ही पूछेंगे आईएएस के इंटरव्यू में कि आर्य क्यों जोड़ा गया इसमें महिला समाज में। हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया। आर, अब आप थोड़ी सी देर में एंशिएंट हिस्ट्री पे चले जाइए। आर मतलब होता है जिन्होंने वेदों की स्थापना में जो आर लोग का ही श्रेय जाता है, ठीक है। तो वेद थे ना, वैदिक काल का समय था ना, तो वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, महिलाओं को संपत्ति का भी अधिकार था, ऋग्वेद काल का हम जो बता रहे हैं, और महिलाएं घूम फिर भी सकती थी। तो इसीलिए उन्होंने भी उस आर्यों की याद दिलाई, इसलिए इस समाज के आगे आर्य महिला समाज जोड़ दिया। आर्य जोड़ दिया कि महिलाएं जैसे 1000-1500 साल पहले इतनी स्वतंत्र थी कि वहाँ पर्दा प्रथा या समाज में बाल विवाह नहीं होते थे, इसलिए इस समाज का नाम भी उन्होंने आर्य महिला समाज रख दिया। समझ में आया? यस सर। आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य महिला, यहाँ और लिख दीजिए, आर्य महिला समाज की स्थापना में रमाबाई का महत्वपूर्ण सहयोग था। अब देखिए, हम चूंकि ये महाराष्ट्र में ये धार्मिक सामाजिक आंदोलन बता रहे हैं, इसके बाद एक और विद्वान हुए जिन्होंने महिलाओं के लिए काम वहाँ करना शुरू किया। उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनका नाम है D.K. कर्वे। सुना है ना? D.K. कर्वे। D.K. कर्वे ने 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम की स्थापना, लिख दीजिए इसको, D.K. कर्वे ने 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम की स्थापना पूना में की। इसलिए 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए, अब ये तो ज्यादातर ये महिलाओं के लिए हुआ,
राजा राम मोहन पहले तो शुरुआत कर ही चुके थे। बंगाल में एक और विद्वान थे जिन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत काम किया और महिलाओं को, खासकर विधवा महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। बंगाल के ही थे। उन्होंने एक एक्ट भी पारित करवाया कि विधवा महिलाओं का विवाह को कानूनी मान्यता भी दिलाने का प्रयास किया। उनका क्या नाम था? है नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम सुना है? लिख लीजिए, लिख लीजिए। बंगाल के विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में नियम संख्या 15, नियम संख्या 15 के तहत विधवा विवाह को मंजूरी प्रदान की गई। विधवा विवाह को मंजूरी प्रदान की गई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से भी समाज में, खासकर महिलाओं के लिए अगर आप लोग कहेंगे तो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि उस समय विवाह करना बहुत बड़ी बात हो गई थी विधवाओं का, लेकिन उनके प्रयास ने एक कानून बनवा दिया और समाज में वो कानून आज भी है। जो एक्ट उस समय पारित किया गया था वो एक्ट आज भी है। तो उन्हीं के प्रयास से ये कानून बना और आगे समाज में विकास हुआ। महिलाएं में भी आगे बढ़ चढ़कर आगे हुई। अब एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत एक और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था जो क्या कहते हैं 1875 ईस्वी में शुरू किया दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, क्या नाम था उस आंदोलन का? आर्य। तो लिख लीजिए 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के मुख्य विषय आर्य समाज के मुख्य विषय थे मूर्ति पूजा का विरोध, बाल विवाह का विरोध, स्त्री शिक्षा का प्रचार, स्त्री शिक्षा का प्रचार था।
देख लीजिए 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। लिख लीजिए 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। देख लीजिए 1902 ईस्वी में मुंशी राम या स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में 1902 मुंशी राम या स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। लिख लिया आपने? देखिए अब हम फिर बता दे रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पे स्थापना की? बम्बई में स्थापना कर दिया। आर्य समाज का उद्देश्य था कि मूर्ति पूजा, हमने देखिए बताया, ये आता है मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे, ठीक है, और बाल विवाह का विरोध करते थे। उनका था स्त्रियों का शिक्षा प्रचार करना, अपनी भाषा जो वहाँ की मुख्य भाषा हिंदी संस्कृति उसमें ज्ञान देना, ठीक है, स्वराष्ट्र की बात करना, स्वराज्य की बात करना। स्वराज्य का यानी विदेशी सत्ता का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति यही थे। कौन? दयानंद सरस्वती, यही तो ये स्वराज की बात करते थे। इसके बाद इनके शिष्य हुए जिन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। उनका नाम हंसराज था, ठीक है, दयानंद। और 1902 ईस्वी में मुंशी राम या स्वामी श्रद्धानंद ने कहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की? हरिद्वार में। यहाँ पर हिंदी में पढ़ाई होती थी, और जो लाहौर में स्थापना किया था उसमें जो शिक्षा दिया जाती थी या दिया जाता था वो अंग्रेजी में शिक्षा दिया। तो ये जो उनका प्रचार प्रसार यानी ये लोगों ने जो विद्यालय स्थापना किया, इससे क्या था कि समाज में एक नई भावना को पैदा किया जाए, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक जो हमने, चूँकि आज पहला दिन है, ठीक है, बहुत लोगों को नया टॉपिक लग रहा होगा, ठीक है, शुरू में नहीं समझ में आता है, लेकिन अब हम 10 मिनट जो पढ़ाए हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि टाइम भी कितना हो गया है, 2:47 हो गया है, ठीक है। चूँकि एंशियंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री आता है, ठीक है।
तो ये आंदोलन जो घटनाएं घट चुकी थी, उस घटनाओं में हमारे समाज में क्या कमियां थी उसको दूर। अब आप सोचिए कि हजारों साल से लोग पर्दा प्रथा में जीते आ रहे थे, हजारों साल से बाल विवाह हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो कैसे ये क्रांति आ गई? कोई क्रांति किया ना, तो जो क्रांति किया उसी को सिविल सर्विस में एक टॉपिक बना दिया गया, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, सोशल रिलीजन रिफॉर्म। ठीक है, ये क्रांति हो गई। तो कोई ना कोई तो क्रांति करता है। तो इस क्रांति की शुरुआत किसने की? राजा। कहाँ से शुरुआत की? तो उनके पिताजी ने उनको घर से क्यों निकाला था? हैं? पहले ऐसी कौन सी किताब, अभी हमने बताया है, कौन सी किताब लिखी? एकेश्वर का। देखिए यही आप पिछला मेमोरी सोचिए ध्यान से, अगर आपको याद आ रहा है। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिख दी कि एक ही देवता है। तो उनके पिताजी से मतभेद हो गया, वो घर से निकाल दिए। फिर उन्होंने कई चीज, उन्होंने एक सभा, आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1815 हो गया, वो 14 नहीं 15। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा क्या है? आत्मज्ञान। ठीक है, वो दार्शनिक सभा थी कि आत्मा को पहचानिए, तो आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म पे भी अपनी एक पत्रिका कहाँ से निकाली? लंदन से। उसका क्या नाम था? पीसेस ऑफ जीसस। उसमें उन्होंने ईसा मसीह के जो अवतार लिए थे देवता के रूप में, उसका उन्होंने खंडन कर दिया। इसलिए ईसाई यानी अंग्रेज भी उनका बुरा मानने लगे। उसके बाद उन्होंने फिर ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। फिर एक महत्वपूर्ण प्रथा जिसको सब लोग जानते हैं, सती प्रथा। किस कानून के एक्ट के तहत? धारा 17 के तहत। पहले 1829 में कहाँ पे ये खत्म हुई? बंगाल में। और पूरे भारत में कब खत्म हो गई? 1830 ईस्वी में पूरे भारत में ये। तो राम मोहन राय ने शुरुआत कर दिया। उसके बाद उनके समाज से कौन जुड़ गया? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद कौन आया? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन आए। तो केशव चंद्र सेन ने भी एक समाज की स्थापना कर दी थी। उसको क्या कहा गया? भारतीय ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज लिखवाया है। ठीक है, उन्होंने स्थापना किया। केशव चंद्र सेन के प्रयास से दक्षिण भारत में एक समाज की स्थापना हुई। उसका क्या नाम था? दक्षिण भारत में एक समाज की स्थापना हुई थी केशव चंद्र सेन के प्रयास से। उसको हमने लिखवाया है, वेद समाज। वेद समाज, उसका क्या नाम था? वेद समाज। वेद समाज की स्थापना हुई। और फिर उनको भी क्यों निकाल दिया गया? केशव चंद्र सेन को क्यों निकाल दिया? कर दिया है। उन्होंने एक एक्ट का पारित करवाया था। उस एक्ट का क्या नाम है? कब पास हुआ था? 1872 ईस्वी। आप किताब बंद कर दीजिए महाशय, अब तक मत पढ़िएगा कभी, नहीं तो रटते रह जाएंगे। सॉरी। ठीक है, किताब में देखिए तथ्य देखेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। पहले सुनिए पूरी भाषा। यस सर। तो 1872 ईस्वी में क्या था? ब्रह्म विवाह अधिनियम। देखिए जो पढ़ाया वही आपसे पूछ रहे हैं। 18 तो ध्यान, कंसंट्रेशन एकदम ध्यान दीजिए। 1800, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म विवाह अधिनियम, ये पूछा जाता है कि किसके सहयोग से ये अधिनियम पारित हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि उस समय कौन गवर्नर जनरल था। 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पास हुआ। इसमें क्या था? 14 वर्ष से कम लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे।
तो ये देखिए केशव चंद्र सेन ने हुआ। उसके बाद उन्हीं ने जब वो मुंबई गए थे, बम्बई गए थे उस समय, तो परमहंस मंडली की स्थापना हुई। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पाटिल। वहाँ पर प्रार्थना समाज में एक व्यक्ति जुड़ जाते हैं जिनका नाम रहता है महागोविंद मनाडे। उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1891 में वीडो रीमैरेज एक्ट की स्थापना की। उन्हीं के प्रयास, उनकी पत्नी रमाबाई के प्रयास से आज महिला समाज की स्थापना होती है। फिर एक और व्यक्ति है जिनका नाम रहता है D.K. कर्वे। उन्हीं के प्रयास से 1899 में क्या और 1986 में महिला विश्वविद्यालय। फिर हमने अभी अभी आपको आर महिला समाज आर समाज बताया। तो ये आपका इसमें 3 दिन है, इसकी क्लास 3 दिन है आपका, ठीक है। ये पहला दिन था। अब किसी को कुछ जो कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है आपको, हम ये 5 मिनट उसी के लिए देते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में कंफ्यूजन ना रख के बाद में पूछिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। किसी को अगर नहीं कहीं पे कंफ्यूजन रहा हो या देर से आया हो या समझने में जी, ये इसके शामिरातुल अखबार की हम कब पढ़ा? अच्छा ये मिरातुल अखबार ये 1809 में लिखी थी। 1809 मिरातुल अखबार जो विद्वान संघ था वो कब स्थापित? लिख लीजिए 1809 ईस्वी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। और कोई सर जो विधवाश्रम संघ था उसका स्थापना कब हुआ? क्या चीज? विधवाश्रम संघ, विधवा आश्रम 1899 ईस्वी में D.K. कर्वे ने। सर इसमें तो 68 किसने लिखा? 1868 नहीं, विधवा आश्रम जो है D.K. कर्वे ने 1899 ईस्वी में। और कोई है? आप कौन सी किताब है ये? इसको बंद कर दीजिए। हाँ इसको बंद कर दीजिए। हो गया, इसको बंद कर दो।